केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक मेहनती किसान रहा करता था। रघु के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी एक छोटी बहन भी थी जो कि विवाह के लायक हो चुकी थी। एक दिन रघु अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी उसका मित्र मोहन उसके पास आकर बोला, रघु, तुमने सुना? गांव के मुखिया के घर जिसने चोरी की थी वह हमारे गांव का ही सोहनलाल है। और जब उससे पूछा गया कि उसने चोरी क्यों की, तो उसने कहा कि उसकी मजबूरी थी। उसने यह भी कहा कि वह चोरी करना नहीं चाहता था। सब भाग्य का खेल है। ऐसा वही करते हैं जो मेहनत नहीं करते और हमेशा अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। मूर्ख कहीं का। मूर्ख इतना भी नहीं समझते हैं कि मेहनत से ही भाग्य बनता है। इतना बोलकर रघु फिर से अपना हाल चलाने लगा और मोहन वहां से चला गया। शाम को जब रघु अपने घर की ओर आ रहा था, तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। वहीं रुक जाओ। रघु ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए उसे देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ साधु महाराज, आपने मुझे क्यों पुकारा? कुछ देर पहले जब तुम अपने मित्र से बात कर रहे थे, तब मैं तुम्हारे खेत के पास ही एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ तुम दोनों की बातें सुन रहा था। दरअसल मुझे तुम्हारी भाग्य की परिभाषा अच्छी लगी। अब कहना क्या चाहते हैं आप साधु महाराज? देखो, जिस मुखिया के घर पर जिस चोर ने चोरी की थी वह सत्य कह रहा है। उसने चोरी मजबूरी में की थी। मजबूरी हमसे हर वह काम करा लेती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस चोर ने सही कहा था, सब भाग्य का खेल है। लेकिन साधु महाराज, मैं अब भी अपनी बात पर अटल हूँ। इंसान अपना भाग्य अपनी मेहनत से बनाता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में मेहनत नहीं करता तो वह सारा का सारा दोष भाग्य पर ही डाल देता है। रघु, मेहनत के साथ साथ इंसान का भाग्य अच्छा होना भी आवश्यक है। अगर इंसान का भाग्य अच्छा नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है और उसकी सारी योजना यूं ही धरी रह जाती हैं। अब क्षमा कीजिए साधु महाराज, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं रघु बेटा। मुझ में भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की क्षमता है। तुम्हें बहुत जल्द मेरी बातें समझ आ जाएंगी। इतना बोलकर साधु वहां से चले गए। रघु अपने घर पर पहुंचा ही था कि तभी उसकी मां पार्वती उससे बोली, अच्छा हुआ बेटा, तुम आ गए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ मां? रघु बेटा, तुम्हारी बहन गौरी विवाह योग्य हो गई है और हमने उसके लिए अच्छा वर भी ढूंढ लिया है। लड़का अच्छा है और अपने गांव के जमींदार का रिश्तेदार भी है। मां, पिताजी, मैं अपनी बहन का विवाह खूब धूमधाम से करूंगा। हाँ, मेरी फसल सारे राज्य में बहुत अच्छी होती है। बस कुछ दिन बाद फसल की कटाई प्रारंभ होने वाली है। मैं अपनी फसल को राज्य में बहुत अच्छे दाम में बेचूंगा और फिर देखना आप, अपनी बहन का विवाह धूमधाम से करूंगा। रघु के परिवार वाले मुस्कुराने लगे, मगर अगले दिन जब आदित्य अपने खेत पर गया तो खेत का दृश्य देखकर वह पूरी तरह से घबरा गया। अरे यह क्या, मेरी प्यारी फसल में तो कीड़े लग गए। ये कैसे संभव हो सकता है? हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द अपने खेत में दवाई छिड़कनी होगी, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रघु उसी दिन अपने खेत में कीटनाशक दवाई छिड़क दी। उसने बहुत प्रयास किए मगर कीड़े लगना बंद नहीं हुए, पर रघु की फसल बर्बाद हो गई। अपनी मेहनत को इस तरह से बर्बाद होता देख रघु उदास हो गया और चुपचाप अपने घर चला गया। उसे उदास देखकर उसकी माँ पार्वती उससे बोली, क्या हुआ रघु बेटा, तुम उदास क्यों हो? रघु सारी घटना बताते हुए बोला, माँ, हमारी सारी फसल बेकार हो गई। मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चिंता मत करो बेटा, तुम तो हमेशा अपनी मेहनत को ही भाग्य समझते हो, तो फिर क्यों रोते हो? जाओ, जाकर जमींदार से कर्ज ले लो और केशव नगर से बीज खरीद कर।
अपनी माँ की बात सुनकर रघु जमींदार की हवेली पर चला गया। और सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार साहब, मुझे बीज खरीदने के लिए कर्ज चाहिए। हाँ तो देखो रघु, मुझे तुम्हें कर्ज देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम तो जानते हो कि मेरा ब्याज बहुत भारी होता है। सोच लो क्या तुम समय पर मेरा कर्ज चुका पाओगे? जमींदार साहब, सारा गांव जानता है कि मैं मेहनती और ईमानदार भी हूं। मुझ पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए। सही बात कह रहे हो, लेकिन बेटा रघु क्या है ना कि भरोसा करके उधार दिया जाता है, ब्याज पर कर्ज नहीं। अगर तुम मेरा कर्ज समय पर नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लूंगा। गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि उसके पास बीज खरीदने के लिए भी धन नहीं था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी पिछली फसल में लगा रखी थी। कुछ देर बाद रघु सोचते हुए बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं रघु को पकड़ा दी। रघु स्वर्ण मुद्राएं लेकर केशव नगर गया और अच्छे बीज खरीद कर ले आया। फिर वह पूरी मेहनत से खेतों में बीज बोने लगा। कुछ महीनों में उसकी फसल पककर तैयार हो गई, मगर जैसे ही फसल की कटाई का दिन आया, रघु ने देखा कि उसकी फसल में फिर से कीड़े लग गए और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। यह देखकर रघु की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए घर आया और सारी घटना अपनी माँ को बताते हुए बोला, माँ, सारी फसल बर्बाद हो गई। माँ, ऊपर से मैं जमींदार का कर्जदार भी हो गया। अब हमारी बिटिया का विवाह कैसे होगा? अरे रघु, कुछ दिनों में लड़के वाले गौरी को देखने आने वाले हैं। ऐसे तो मेरे सारे गांव के सामने नाक कट जाएगी। तभी वहां जमींदार आ पहुंचा और रघु से बोला, रघु, मैं अपना धन ब्याज सहित लेने आया हूँ, क्या हुआ? जमींदार साहब, मेरी सारी फसल बेकार हो गई है। मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए। हाँ, कुछ समय की मोहलत? ए बुड़बक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे सारा गांव जानता है कि मैं किसी को मोहलत नहीं देता। देख भाई, वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा करता हूँ। अब अगर तुम अपना खेत छुड़ाना चाहते हो तो सीधी बात है, मेरा धन ब्याज सहित लौटा दो और खेत ले जाओ। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया। रघु के हाथ से उसका खेत भी चला गया। कुछ ही दिनों में उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई। यह सब देखकर एक दिन रघु अपने पिता से बोला, पिताजी, खेत भी हाथ से चला गया और घर में राशन भी खत्म हो गया। बेटा, मुझे लगता है कि हमारी बिटिया का विवाह अब कभी नहीं हो पाएगा। मैंने सुना है कि केशव नगर के महाराज वीर सिंह बहुत ही दयालु हैं, तो जाकर उनसे सहायता क्यों नहीं मांगता? आप सही कहती हो माँ, मैं आज ही रघु उसी दिन केशव नगर के राजा वीर सिंह के महल में जाने ही वाला था, लेकिन सहयोग से राजा वीर सिंह उसे महल के बाहर ही मिल गए। रघु ने राजा वीर सिंह को सारी घटना बताते हुए कहा, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी सहायता कीजिए। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मेरी बहन विवाह योग्य हो गई है। अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी फसल में 2 बार कीड़े लगे हैं, जबकि आसपास के किसानों की फसल में ऐसा नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा भाग्य सही नहीं चल रहा है, और दूसरा यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बात खत्म, यहां से जा सकते हो। राजा वीर सिंह की बात सुनकर रघु उदास हो गया और अपने गांव की ओर चल दिया। आधे रास्ते में वह एक ने वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपने आप से बोला, पता नहीं ये मेरे सुख को किसकी नजर लग गई है। तभी रघु की नजर सामने पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी जिसके शरीर से खून बह रहा था। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने देखा कि वह मर चुका है। अरे, यह तो मर चुका है। तभी रघु की नजर उसके हाथ पर गई, जहां एक बड़ा हीरा चमक रहा था। अरे, ये हीरा तो बहुत कीमती लगता है। क्यों ना इसे मैं केशव नगर जाकर किसी
जौहरी को बेच दूं। इससे मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और मैं जमींदार से अपना खेत छुड़ा सकता हूं। तभी रघु के मन में एक आवाज आई। यह गलत है, यह चोरी जैसा होगा। हाँ क्या? नहीं, ये सही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर रघु के मन में एक दूसरी आवाज आई। अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो कोई दूसरा इसे ले जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं इसे बेचकर अपने दुखों का अंत कर लूं।